नासा जब दूसरे वर्ल्ड्स में लाइफ ढूंढ रही थी, तब उसे लगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टाइटन उस एलियन लाइफ के लिए एक सबसे बढ़िया जगह हो सकती है। कसीनी प्रोब ने करीब 1000 किलोमीटर की दूरी से सैटर्न के उस मिस्टीरियस मून को ऑब्जर्व किया था। हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक्सप्लोरेशन का एक असली मिशन था। वहां से पहली क्लोजअप इमेजेस आईं जनवरी सन 2005 में, जब होएगन का लैंडर उस मून की सतह पर उतरा। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में पहली ऐसी जगह है जो हमें जानी पहचानी लगती है। उसे देखते ही हम कह पड़ते हैं, वाह, ये तो हमारे घर जैसी है। वहाँ सॉलिड सरफेस भी है और झीलों के साथ साथ पानी के दूसरे ह्यूज रिजर्वॉयर्स भी हैं। उसके एटमॉस्फेयर में बादल हैं और वहाँ बारिश भी होती है। लेकिन इन सिमिलैरिटीज के बावजूद वो एक एलियन वर्ल्ड था। लेकिन बारिश, बादल और झीलों में पानी नहीं है, उनमें मीथेन और इथेन है। वहां पर हाइड्रोकार्बन्स हैं। वहां की जियोलॉजी में भी सैंडस्टोन नहीं है जो पानी को सोख सकें। वो पत्थर काफी सख्त हैं, ग्रेनाइट से भी ज्यादा हार्ड। वहां बहुत ठंड है और टेम्परेचर भी -185 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जुलाई 2013 में प्लैनेटरी साइंटिस्ट एलेक्स हेज अपने एक स्टूडेंट जेसन हॉथगार्डनर के साथ IGMRA की इमेजेस को एनालाइज कर रहे थे। जब वो टाइटन के नॉर्थ पोलर रीजन में मीथेन के विशाल समंदर को देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ी। उसमें मुझे एक ब्राइट ब्लॉब दिखा, जबकि वो एक डार्क सी था, और मैंने फौरन उसे खारिज कर दिया। मुझे लगा कि वो कोई नया आइलैंड नहीं हो सकता, वो जरूर कोई आर्टिफैक्ट है, और इसलिए हम उस तस्वीर को उस तरह से देख रहे हैं, या रेडार उस तरह से उस इमेज को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने उस डेटा की जांच की, तो उसने देखा कि वो आइलैंड बिल्कुल असली है और उस मीथेन सी की सतह पर मैनहट्टन से दुगुनी ज्यादा जगह में फैला हुआ है। टाइटन पर मीथेन और इथेन जैसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के ओशंस हैं। इस बात का कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि वो वहां कैसे नजर आए। नासा के साइंटिस्ट्स आज भी उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और कसीनी से आए नए डेटा ने इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल दी है। 2013 में वो वहाँ नजर आया था, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद कसीनी ने उसी इलाके में देखा तो वो वहाँ नहीं था। फिर अगस्त 2014 में वो वहीं पर नजर आया। वो बड़ा एक्साइटिंग टाइम था। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, फिर वो दिखा और फिर वो गायब हो गया, लेकिन फिर वो वहीं नजर आने लगा। जब वो दोबारा नजर आया तब पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट्स अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नेचुरल फिनोमिनन किस तरह से एक नई जमीन तैयार कर सकता है। पृथ्वी पर कभी कभी नए आइलैंड्स नजर आते हैं। यूजुअली उनके बनने की वजह वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिनसे समंदर की सतह के बाहर जमीन नजर आने लगती है। हम नहीं जानते कि टाइटन की सबसर्फेस पर क्या होता है। वो एक प्लैनेट साइज ऑब्जेक्ट था। हो सकता है कि वो कोर मैंटल या क्रस्ट से अलग हुआ हो, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, और हो सकता है कि उसके कोर में भी हीट सोर्सेज हों। लेकिन इस तरह से कोई आइलैंड तभी बन सकता है जब टाइटन भी वोल्केनिकली एक्टिव हो। हमें कभी किसी घटना को देखने के बाद कोई नया सुराग नहीं मिला, इसलिए हम अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि टाइटन वोल्केनिकली एक्टिव है या नहीं। जब इस बात को सपोर्ट करने लायक सबूत नहीं मिले कि आइसी वोल्केनोज से टाइटन का वो नया आइलैंड बना था, तब साइंटिस्ट्स ये मानने लगे कि वो शायद एक आइलैंड नहीं बल्कि एक आइसबर्ग था। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक आइसबर्ग हो सकता था, फ्रोजन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना जो मूव कर रहा था। मैं नहीं जानता कि फ्रोजन मीथेन लिक्विड मीथेन पर फ्लोट कर सकती है या नहीं। शायद वो वेव्स की वजह से आया हो। लेकिन इस आइसबर्ग हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम ये थी कि एविडेंस कहते हैं कि टाइटन के समंदरों में कोई हरकत ही नहीं होती, इसलिए वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट को ना तो छिपा सकते हैं ना ही रिवील कर सकते हैं। कसीनी मिशन की शुरुआत के 8, 9, 10 साल तक तो उन झीलों और समंदरों के ऑब्जर्वेशन से यही पता लगा कि वो मिलीमीटर फ्लैट है। दोबारा नजर आने वाला वो आइलैंड तो अनोखा था ही। कॉर्नेल टीम को ये भी पता लगा कि टाइटन के एक दूसरे समंदर में भी वैसा ही कुछ हो रहा है। ये बात तब और भी इंट्रीगिंग हो गई जब अगस्त 2014 में हमने क्रैकिंग मायर को ऑब्जर्व किया। वो टाइटन का सबसे बड़ा समंदर है और वहाँ भी एक ऐसा आइलैंड नजर आया जो पहले वहाँ नहीं था। इन मैजिक आइलैंड्स की मिस्ट्री पर आज भी रिसर्च चल रही है।
हम आज भी नहीं जानते कि वो क्या है। टाइटन एक बड़ा ही डायनामिक और इंटरेस्टिंग जगह है जहां हमें खोज करनी होगी। इसके लिए हमें उसकी सतह पर लैंड करना होगा और फिर हमें ये देखना होगा कि वहां असल में क्या है। नासा ने एक बड़ी ही खतरनाक दुनिया की खोज की। कुछ लोग मानते हैं कि उसे होना ही नहीं चाहिए था। उस प्लेनेट को शायद डेलिबरेटली मूव किया गया था। चार 400 लाइट ईयर्स दूर एक बड़ी खतरनाक जंग छिड़ी है। उस प्लैनेट की सरफेस नर्क जैसी होगी। जगह जगह लावा लेक्स हैं। उस खतरनाक प्लैनेट की एनालिसिस एस्ट्रोनॉमर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रकृति के हर नियम को झूठा साबित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे होना ही नहीं चाहिए था। एक एस्ट्रोनॉमर ने तो उसे अबॉमिनेशन यानी नफरत से भरा भी कह दिया। जनवरी 2013 नासा का एक स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में नजरें गड़ाए मिल्की वे में पृथ्वी जैसे प्लैनेट ढूंढ रहा था। हाँ, हम काफी समय से हैबिटेबल जोन में पृथ्वी जितना बड़ा एक प्लैनेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद करीब 400 लाइट ईयर्स दूर केपलर साइंटिस्ट्स को पृथ्वी जितने बड़े एक प्लैनेट का एक फेंट सिग्नल मिला। हम होस्ट स्टार केपलर 78 को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने देखा कि हर 8.5 घंटे पर टाइनी डिप्स हो रहे थे। एक प्लैनेट के लिहाज से ये वक्त बहुत कम था। पहले तो हम भी बड़े स्केप्टिकल थे, लेकिन जब हमने उसे फॉलो किया तो हमें और डेटा मिला और पता लगा कि वो एक प्लैनेट है। लेकिन किसी स्टार के इतने करीब किसी प्लैनेट का होना पॉसिबल नहीं था। हम भी हैरान थे। जब हम ये सोच रहे थे कि हम इन बातों के बारे में जानते हैं, तभी केपलर 78 नजर आया और हमें अपनी थियरीज फिर से लिखनी पड़ी। वो प्लैनेट केपलर 78b अपने स्टार के इतने करीब है कि सिर्फ 8.5 घंटे में ही उसका एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी से जितनी दूरी पर ये प्लैनेट है, उसके मुकाबले वो प्लैनेट अपने स्टार से करीब 1/40 की दूरी पर है। हम मर्क्यूरी को एक गर्म और बंजर प्लैनेट मानते हैं। ये बात केपलर 78b के लिए बड़ी एक्सट्रीम है। उस प्लैनेट का दिन का टेम्परेचर करीब 2760 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका सरफेस टेम्परेचर इतना है कि पत्थर भी पिघल जाए। उसमें जगह जगह लावा लेक्स हैं। लेकिन वो एक लिविंग हेल है। लेकिन प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स मानते हैं कि उस गर्मी की वजह से वो हेलिश वर्ल्ड एक अबॉमिनेशन नहीं है, बल्कि उसका एग्जिस्टेंस ही फिजिक्स के लॉज को झुठलाता है। उस प्लैनेट का एग्जिस्टेंस प्लैनेटरी फॉर्मेशन के बारे में हमारी हर सोच को गलत ठहराता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे तो स्टार की ग्रेविटी को खींच लेना चाहिए था। उसे वहाँ नहीं बनना चाहिए था। हम जानते हैं कि वो वहाँ नहीं बन सकता था। वो स्टार शायद ज्यादा बड़ा था और उसने प्लैनेट को निगल लिया था। जब किसी स्टार का जन्म होता है तो वो अपने आसपास की डस्ट और गैस को निगल लेता है। प्लैनेट्स तभी बनते हैं जब वो इतनी दूरी पर हों कि स्टार की ग्रेविटी से बच सके। हम तो यही जानते हैं कि केपलर 78b जैसे किसी स्टार के करीब किसी प्लैनेट का बनना फिजिकली इम्पॉसिबल है। ऐसे में साइंटिस्ट्स यही मानते हैं कि किसी अननोन फोर्स ने उसे करंट लोकेशन पर पहुंचाया था। केपलर 78b की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, अपने स्टार के उतने करीब। वो प्लैनेट किसी और रास्ते पर जा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अनहोली पावर ने उसे उसकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट से हटा दिया था। थियोरेटिकली ब्लैक होल्स या रोग स्टार जैसे नेचुरल फिनोमिनन से इतनी फोर्स पैदा हो सकती है कि वो पूरे प्लैनेट को शिफ्ट कर सके, लेकिन उनसे भी केपलर 78b की उस इम्पॉसिबल ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसी और चीज ने उस प्लैनेट की स्पीड इतनी कम कर दी थी कि वो अपने स्टार के इतने करीब पहुंच गया। हमें एक ऐसे ब्रेकिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी जो उसे रोक सके, मगर हम नहीं जानते कि वो क्या है। केपलर 78b जहां है वहां कैसे पहुंचा और कैसे उसकी स्पीड इतनी कम हुई कि वो स्टार का चक्कर लगाने लगा, ये बात प्लैनेट फॉर्मेशन की सभी कन्वेंशनल थियरीज को गलत ठहराती है।
मुझे तो लगता है कि जिस प्लेनेट में इतनी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसे समझने के लिए हमें अपनी हदों के पार जाकर सोचना होगा, तभी इस अनयूजुअल बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हालांकि कन्वेंशनल थियरीज इसका पता नहीं लगा पाई, लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज से केपलर 78b के फैक्ट्स का पता लगता है। केपलर 78b एक एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है इस प्लैनेट को डेलिबरेटली मूव किया गया हो। हम किसी भी प्लैनेट को फिजिक्स की मदद से न्यूटोनियन फिजिक्स के सहारे मूव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी नई चीज या खोज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सवाल यह है कि अगर हमारे पास किसी प्लेनेट की ऑर्बिट को उसके स्टार की ओर मोड़ने की पावर होगी तो भी हम ऐसा क्यों करेंगे? मेरा मानना है इसका ऑब्वियस आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान के लिए इतने बड़े कॉस्मिक स्केल पर प्लैनेटरी माइनिंग की बात सिर्फ साइंस फिक्शन में ही दिखती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मजबूत साइंस पर बेस्ड है। हम आज जिस केपलर 78b को देख रहे हैं, हो सकता है वो शायद नेपच्यून या जुपिटर जैसे किसी गैस जायंट का रॉकी रेमनेंट हो। उन जायंट प्लैनेट्स के सेंटर्स में वैल्यूएबल मेटल्स के ह्यूज रिजर्व्स भी हो सकते हैं। अगर हमें कोई गैस जायंट मिलता है तो हम उसके सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने का एक ही तरीका है, हम उसके बाहर से सारी हीलियम और दूसरी गैसेस निकाल दें। अगर हम उसे सूरज के करीब ले जाते हैं तो सोलर विंड उस गैस को हटा सकती है। उसके बाद एक मेटेलिक रॉकी पूल ही बच जाता है, जिसमें कई लाख साल से जमा रिसोर्सेज हो सकते हैं। अभी तो ये बात कि केपलर 78b किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, एक वाइल्ड स्पेक्यूलेशन ही लगती है। अब भी नासा के साइंटिस्ट्स ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इस रोग प्लैनेट के फॉर्मेशन की क्या वजह है। मैं तो मानती हूँ कि कुछ एडवांस सिविलाइजेशंस उन नेचुरल फिनोमिनन में छिपी चीजों की मदद से हमारा ध्यान खींचना चाहती हैं। ऐसे में वो मिस्ट्री बनी रहती है। केपलर 78b से हमें ये अंदाजा मिल गया है कि हम प्लैनेट फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के मामले में किस हद तक जा सकते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने उस चीज की तस्वीर ली थी जो मार्शियन लैंडस्केप से निकल रहे आग के पिलर्स जैसे लग रहे थे। यहाँ वो लाइट कहाँ से आई? हम बहुत करीब से मार्स पर एनॉमलीज देख रहे थे। अगर उस रेड प्लैनेट पर सचमुच कुछ था तो ह्यूमन साइंस उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मार्स का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए मिस्ट्री है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मार्स की उस आग के बारे में क्या